ईश्वर का न्याय। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है ईश्वर का न्याय। दोस्तों, आज की कहानी बहुत खास है जो हमें यह सिखाती है कि दुनिया में कर्म का पहिया घूमता रहता है। जो माता पिता का अपमान करता है वो खुद भी एक दिन उसी अपमान का शिकार बनता है, और जो दूसरों की मदद करता है उसे भगवान भी सहारा देता है। समय का चक्र जब घूमता है तो हर किसी को उसके कर्मों का फल अवश्य देता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव के शांत माहौल में हर सुबह सूरज की हल्की किरणों के साथ रामानंद जी अपनी छड़ी के सहारे टहलने निकलते। वो एक सरल, ईमानदार और दयालु स्वभाव के इंसान थे। उनकी दिनचर्या में सुबह की सैर और लोगों से दो चार बातें करना शामिल था। रोज की तरह जब रामानंद जी बस स्टैंड के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहीं दुबला पतला लड़का एक कोने में बैठा भीख मांग रहा था। उनकी फटी पुरानी शर्ट और धूल से सने पैर उनकी हालत बयां कर रहे थे। रामानंद जी ने प्यार से कहा, बेटा आज फिर से भीख मांग रहा है? अभिषेक ने हाथ फैलाते हुए कहा, क्या करूं बाबा, पेट में बड़ी भूख लगी है। रामानंद जी ने जेब से 10 रुपये निकाले और उसे देते हुए कहा, ले कुछ खा लेना। लेकिन बेटा कब तक तू यूं ही भीख मांगता रहेगा, कुछ काम क्यों नहीं करता? अभिषेक ने उदास स्वर में कहा, काम कौन देगा बाबा, पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, न कोई हुनर है मेरे पास। रामानंद जी उसकी आंखों में छिपे दर्द को समझ सकते थे, लेकिन उनकी उम्र ऐसी नहीं थी कि वो खुद उसे काम दिलवा पाते। उन्होंने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गए। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन सुबह रामानंद जी अकेले नहीं थे, उनकी पत्नी कंचन जी भी उनके साथ थी। जब इसे अभिषेक ने रोज की तरह हाथ फैलाया तो कंचन जी ठिठक गई और उन्होंने सख्त लहजे में कहा, बेटा हर दिन भीख मांगने से क्या मिलेगा? या 10 रुपये कल फिर खत्म हो जाएंगे फिर। पर आंटी जी अब करूँ क्या? कंचन जी ने थोड़ा सोचकर कहा, कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं करता? मेहनत करने से पेट हमेशा भरा रहेगा, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभिषेक ने नजरें झुका ली, उसे खुद पे भी शर्म आ रही थी। कंचन जी ने अपने बैग से 500 निकालते हुए कहा, यह लो, इसे संभाल कर रखो, कोई छोटा मोटा काम शुरू करो। सड़क के उस पार पानी पूरी वाला देख रहे हो, उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती है। कुछ सीखने की कोशिश करो, मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अभिषेक ने कांपते हाथों से पैसे लिए और कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर उसकी आंखों में नमी थी। अभिषेक ने कृतज्ञता से कहा, धन्यवाद अम्मा, मैं वादा करता हूँ अब भीख नहीं मांगूंगा। उस दिन के बाद अभिषेक की जिंदगी बदलने वाली थी, लेकिन रामानंद जी और कंचन जी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यही लड़का एक दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनेगा। अभिषेक के लिए कंचन जी के 500 कोई मामूली रकम नहीं थी, या उसके लिए उम्मीद, आत्मविश्वास और एक नया जीवन शुरू करने का अवसर था। वह तय कर चुका था कि अब भीख नहीं मांगेगा, लेकिन एक सवाल था, आगे क्या करे? अभिषेक को कंचन जी की बात पे गौर किया। सड़क के उस पार पानी पूरी वाला देख रही हो? उसने ध्यान से देखा। वो पानी पूरी वाला रोज सुबह आता, ठेला लगाता और शाम होती हुई उसकी सारी पानी पूरी बिक जाती। लोग खुशी खुशी खाते, पैसे देते और वो दुकान बढ़ाकर चला जाता। अभिषेक ने ठान लिया कि वो भी यही करेगा, लेकिन उसे यह काम सीखना था। अभिषेक ने अपने दोस्त से पूछा, यार पवन, वो पानी पूरी वाला काका से कैसे सीख सकती हैं? पवन ने हंसते हुए कहा, अरे तू उनके पास जाकर बोल, उनके ठेले की सफाई करेगा, उनके लिए सामान उठाएगा, बदले में तुझे सिखा देंगे। अभिषेक को यह बात जच गई। अगले ही दिन वो पानी पूरी वाले मुकेश काका के पास गया और झिझकते हुए बोला, काका क्या मैं आपके ठेले पे काम कर सकता हूँ? बदले में आपसे पानी पूरी बनाना सीखना चाहता हूँ। मुकेश काका ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, अरे क्या होगा, यह काम सीख कर बहुत मेहनत लगती है, वैसे भी लोग तो तुझे भीख मांगते देखते हैं। अभिषेक ने कहा, अब भीख नहीं मांगूंगा काका, काम करूंगा। मुकेश काका अभिषेक की आंखों में आत्मविश्वास देखकर पिघल गए और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है आ जाना, लेकिन साफ सफाई अच्छी करनी होगी। अभिषेक ने ठेले की सफाई शुरू की, बर्तन धोए, ग्राहकों को पानी पूरी परोसने में मदद की। धीरे धीरे उसने मसालों का सही मिश्रण, पानी पूरी का स्वाद, ग्राहकों से कैसी बात करनी चाहिए, सब सीख लिया। एक दिन मुकेश काका ने उसे अपने पास बैठाकर सिखाया, देख बेटा,
पानी पूरी बेचना आसान नहीं, स्वाद ही दुकान चलाता है। मसाले का सही बैलेंस, सफाई और ग्राहक से मीठी बात, यही सफलता की चाबी। अभिषेक ने यह सब ध्यान से सीखा। अब वक्त था खुद का ठेला लगाने का। अभिषेक ने 500 से एक पुराना ठेला खरीदा। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो उसने उधर पर थोड़े चने, आलू, मसाले और पूरी खरीदी। वो जानता था कि अगर उसका स्वाद अच्छा होगा तो ग्राहक ज़रूर आएंगे। पहले दिन उसने छोटी सी जगह पर ठेला लगाया लेकिन लोग आते नहीं थे। उसने सोचा पहले दिन में ही भीड़ थोड़ी लगेगी, धैर्य रखना होगा। धीरे धीरे 2-3 लोग आए। उन्होंने पानी पूरी खाई और मुस्कुराते हुए पैसे दिए। लेकिन असली मुश्किल थी पहचान बनाना। अभिषेक ने एक आइडिया निकाला। उसने हर ग्राहक से विनती की, भैया अगर आपको पानी पूरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा। एक हफ्ते में लोग बढ़ने लगे। वो साफ सफाई का ध्यान रखता, ग्राहकों से हंसकर बात करता और धीरे धीरे उसकी पानी पूरी मशहूर होने लगी। देखते देखते 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद उसकी बिक्री इतनी बढ़ गई कि उसने दूसरा ठेला भी लगा लिया। अब उसके पास तो लड़के काम करने लगे थे। फिर उसने ठेले की जगह एक छोटी सी दुकान खोल ली। एक दिन एक ग्राहक ने कहा, भाई तुमने तो कमाल कर दिया, पहले भीख मांगते थे अब खुद के मालिक हो। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत का फल मीठा होता है भैया। इसके बाद तो अभिषेक ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। उसका बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वो पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता था। धीरे धीरे उसने अपनी दुकान खोल ली। अब तो उसकी दुकान इतनी फेमस हो गई कि लोग दूर दूर से वहाँ आने लगे। अभिषेक ने अपनी पानी पूरी के जायके को तो बरकरार रखा है और साथ में दूसरे स्नैक्स भी शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसने होम डिलीवरी भी शुरू कर दी। अब उसकी दिन दुगनी चार चौगुनी उन्नति होने लगी और उसने एक रेस्टोरेंट शुरू किया और शहर में अपना खुद का मकान बना लिया। अब वो वही लड़का नहीं था जो कभी भीख मांगता था। वो करोड़पति अभिषेक फूड्स का मालिक था। लेकिन उसने ना तो रामानंद जी की और ना ही अपने संघर्ष को कभी भुलाया। रामानंद जी सरकारी दफ्तर में ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी अपनी दोनों बेटी अमर और समर की पढ़ाई और शादी में लगा दी थी। रामानंद जी के सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट का दिन आ गया। दफ्तर में उनकी विदाई समारोह हुआ जहां उन्हें सम्मानित किया गया। हाथ में 15 लाख की ग्रेजुटी और पेंशन के कागज लिए वे घर लौटे तो चेहरे पे एक संतुष्ट भरी मुस्कान थी। रामानंद जी ने खुश होकर अपनी पत्नी कंचन जी से कहा, देखो कंचन, अब हमारी जिंदगी आराम से कटेगी। मुझे रिटायरमेंट में अच्छी खासी रकम प्राप्त हुई है और हमें अपने बच्चों के लिए भी अपने सारे कर्तव्य को पूरा कर दिया है। अब वे अपने पैरों पे खड़े हैं। वे अब हमारे बुढ़ापे का सहारा ही बनेंगे। कंचन जी भी मुस्कुराई, हाँ आप सही कह रहे हो। हमारे दोनों बच्चे अपनी अपनी बिजनेस में व्यस्त थे, अच्छा कमा रहे हैं। अब हमें कोई चिंता नहीं रहेगी, बूढ़ा आराम से कटेगा। लेकिन जैसे अमर और समर घर आए, दोनों ने पिता के हाथ में ग्रेजुटी का चेक देखा और उसकी नजरों में लालच झलक उठा। अमर ने चेक देखते हुए कहा, पिताजी इतने पैसे, अब तो आप आराम से रह सकते हैं। समर भी हंसते हुए बोला, हाँ लेकिन सोचिए अगर ये पैसे सही जगह इन्वेस्ट कर दिए जाए तो ये और बढ़ सकते हैं। रामानंद जी ने उनकी बातों को सामान्य लिया लेकिन कंचन जी ने बेटों की आंखों में कुछ अजीब देखा, एक अजीबपन, एक स्वार्थ। अगले दिन अमर और समर ने मीठी मीठी बातें करके पिता से पैसे अपने बिजनेस में लगाने की इजाज़त मांगी। अमर ने कहा, पिताजी अगर आप चाहे तो हम आपकी देखभाल करेंगे लेकिन इन पैसों को सही जगह लगाना होगा। समर बोला, हाँ पिताजी, आप नायक इन पैसों को बैंक में रखेंगे, इससे अच्छा हम इसे बिजनेस में लगा दें, फिर आपको हर महीने फ़ायदा मिलेगा। रामानंद जी ने बेटों की बातों में आकर हाँ कर दी। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी सारी पूंजी दोनों बेटों में आधी आधी बांट दिया, सोच कर के अब वे उनका सहारा बनेंगे। शुरुआती दिनों में बेटों और बहुओं का व्यवहार सामान्य था लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनकी अपेक्षा साफ दिखने लगी। अमर की पत्नी पायल ने ताने मारते हुए कहा, अब देखिए इन बूढ़े लोगों के खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, हर समय डॉक्टर, दवाइयाँ, सब खर्च कौन उठाएगा। तभी समर की पत्नी काजल बोली, और इनकी आदतें देखो, हर समय पुरानी बातें सुनाते रहते हैं, हमें तो शहर में रहकर बिजनेस संभालना है, कब तक इनकी सेवा करेंगे। अब वो बेटे भी धीरे धीरे बदलने लगे। अब वे माता पिता से बात करने में भी कतराने लगे। एक दिन जब कंचन जी ने समर से कुछ पैसे मांगे, बेटा घर में कुछ जरूरी सामान लेना है,
थोड़ा खर्चा दे सकता है। समर ने खिंचते हुए कहा, अरे माँ, हमें खुद बिजनेस में इतने पैसे लगाने पड़ते हैं और आपके खर्चे हैं कि कभी ख़त्म ही नहीं होते। रामानंद जी यह सब चुपचाप देखते रहे, लेकिन अब उन्हें समझ आने लगा था कि उनकी बेटी उनके प्रति कर्तव्य निभाने में कोई रुचि नहीं रखते। कुछ ही महीनों में अमर और समर ने फैसला कर लिया कि वे अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रख सकते। एक रात बेटों ने खुलकर कह दिया, पिताजी, अब आप दोनों गांव में ही रहिए, शहर में इतनी जगह नहीं है। यहाँ के घर इतने छोटे छोटे हैं, उसमें ठीक से सांस भी नहीं ले सकते आप। और वैसे भी गांव में आपको ज़्यादा आराम मिलेगा, यहाँ की खुली हवा में आप स्वस्थ भी रहेंगे। अमर ने कहा, हाँ, और पिताजी, हम जब भी फ्री होंगे आपसे मिलने आ जाया करेंगे। यह सुनकर रामानंद जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन रामानंद जी ने अपनी दर्द को भीतर ही भीतर समेट लिया। गांव का घर पुराना और चचर था, लेकिन रामानंद जी अपनी पत्नी के साथ उसी पुराने मकान में रहने लगे। वहाँ कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। इस बुढ़ापे में उन दोनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता था। कहो तो वो सोच रहे थे कि अपने बेटे, बहू और पोती पोतियों के साथ आराम से बुढ़ापा कटेगा, और कहाँ अब उनके दोनों ही बेटे उन्हें अकेला छोड़कर शहर में जाकर बस गए थे। धीरे धीरे उनके पैसे भी खत्म होने लगे। एक दिन जब रामानंद जी बीमार पड़े तो उन्होंने फ़ोन करके अपने बेटों से मदद मांगी। रामानंद जी ने फ़ोन पर अपने बेटे अमर से कहा, बेटा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने कहा है कि हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। लेकिन अमर ने बड़ी ही लापरवाही से उत्तर दिया, पिताजी, अभी बिजनेस बहुत मंदा चल रहा है, पैसे नहीं है, आप गांव के किसी वैद्य से दवाई ले लीजिए। समर ने भी कहा, हाँ पिताजी, और ज़्यादा सोचिए मत, हम बाद में आएंगे मिलने। फ़ोन कट गया। कंचन जी ने देखा कि रामानंद जी की आंखों में आंसू बह रहे थे। शायद उन्हें पछतावा हो रहा था। कंचन जी ने जैसे तैसे गांव के लोगों को उधार लेकर पति का इलाज कराया, लेकिन बेटों ने कोई मदद नहीं मिली। जब रिश्तेदारों ने अमर और समर पर दबाव डाला तो वे मजबूरी में माता पिता को अपने साथ शहर ले गए, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। बड़ी बहू पायल बात बात पे उन्हें ताने सुनाती रहती। अच्छी खासी पेंशन तो मिल रही थी, फिर नौकर क्यों नहीं रख लिया? यहाँ आ गए दोनों मेरी छाती पे मूंग तलने। यहाँ इतनी महंगाई में अपने बच्चों के ही खर्च पूरे नहीं पड़ते, ऊपर से पूरा दिन इनकी सेवा में लगे रहो। कुछ दिन बड़े बेटे के पास रहने के बाद वे छोटे बेटे के घर चले गए। तभी छोटी बहू काजल ने कहा, इनको तो यह मालूम था ना कि घर में दिन भर कोई भी नहीं रहता। आज इन जैसे फटीचे लोगों के कारण हमारे आसपास में तो हमारी नाकें कट गई। आप लोगों को किसी ने देखा होगा तो क्या कहा होगा कि उनके घर में कौन भिखारी आए हैं। चिल्लाते हुए काजल फिर कंचन जी से बोली, चलिए अब जल्दी से काम पे लग जाइए, मैं तो दिन भर काम करके थक गई और आप तो कुर्सी पे ही तोड़ती रहे। बेचारी कंचन जी बीमार रहती थी, ना तो कभी एक दिन भी भरपेट खाना खाया था और ना ही रात को सो पाती थी। फिर भी अपनी दुखड़ा किसे बताती, इसलिए चुपचाप बिना किसी बहस के काम में लग गई। अब तो कंचन जी बेटे के घर के सहारे काम करती और बदले में रोज़ रोज़ अपनी बहू द्वारा बेइज्जती होती रहती। एक दिन देर रात को रामानंद जी पानी पीने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटी बहू कमरे की बत्ती जल रही थी। वो कमरे के पास गए तो उन्हें बेटी बहू की आवाज़ सुनाई दी। उनकी बहू अमर से कह रही थी, अमर, मैं तो कहती हूँ इन बूढ़ियों को रास्ते से हटा देते हैं, फिर न रहेंगे बांस न बजेगी बांसुरी। तभी अमर बोला, लेकिन यार इनको कुछ नहीं होना चाहिए, अगर इनको कुछ हुआ तो सीधा शक की उंगली मेरी तरफ ही जाएगी। तब काजल बोली, अरे मेरे भोले पतिदेव, मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी। किसी दिन अच्छा अवसर देकर इन्हें ऐसी मौत देंगे कि कानून को खबर तो दूर, इसके दूसरे कान को भी पता नहीं चलेगा। बहू की ऐसी बातें सुनकर रामानंद जी की आंखों में आंसू बहने लगे और वो वापस अपने कमरे में चले गए। वे समझ गए कि अमर उन्हें किसी मजबूरी में रख रहा है, वरना वह तो अपने पास एक सेकंड भी न रखता। अपनी बेइज्जती कराने और मरने से तो अच्छा है कि हम रातों रात कहीं चले जाए। रामानंद जी और कंचन जी इस अपमान को और सहन नहीं कर सके। रात को जब बेटी बहू सो रहे थे, दोनों बुजुर्ग धीरे धीरे घर से निकल गए। कंचन जी ने धीमे स्वर में कहा, रामानंद जी कहाँ जाएंगे हम? रामानंद जी गहरी सांस लेते हुए बोले, कहीं भी जाएंगे जहाँ इज्जत मिले, जहाँ इंसानियत हो,
लेकिन यहाँ नहीं। रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर चल रहे ये दोनों बुजुर्ग इंसान नहीं बल्कि समाज के उस कड़वी सच्चाई का प्रतिबिंब थे जहाँ स्वार्थ अपनों को ही पराया बना देता है, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। अंधेरी रात थी। रामानंद जी और कंचन जी सड़क पर पैदल चल रहे थे। ठंडी हवा उनके कमजोर शरीर से टकरा रही थी, लेकिन उनकी आत्मा के जख्म उससे भी ज्यादा गहरे थे। बेटे और बहुओं के ताने और अपेक्षा ने उनके दिल पर ऐसा घाव किया था जो अब कभी नहीं भर सकता था। कंचन जी ने सिसकते हुए कहा, रामानंद जी, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे अपने ही हमें ठुकरा चुके हैं। रामानंद जी बोले, जहाँ सम्मान मिलेगा वहीं अपना ठिकाना बनाएंगे। अब इन बेटों से कोई उम्मीद नहीं है। वे धीरे धीरे बस स्टैंड की ओर बढ़े। सड़क किनारे एक बड़ी सी होर्डिंग लगी थी, अभिषेक फूड्स, स्वाद और भरोसे का नाम। तभी चमचमाती गाड़ी उनके पास आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक जाना पहचाना चेहरा बाहर निकला। अभिषेक वही लड़का जिसे सालों पहले उन्होंने 500 देकर भीख मांगने से रोक दिया था। अभिषेक ने जब उन दोनों को सड़क पे इस तरह के जाते हुए देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अभिषेक दौड़कर उनके पास आया। उनकी हालत देखकर उसकी आंखें भर आई। उसने चौंक कर कहा, बाबा, अम्मा, आप यहाँ इस हाल में? रामानंद जी ने संकोच से कहा, बेटा अभिषेक, तुम तो बस वही ठिकाना ढूंढ रहे थे, अब इस उम्र में और कहाँ जाएंगे? अभिषेक ने उनकी बातें सुनी और उनकी आंखों में गुस्से की लपेट उभर आए। आपको अपनी बेटों ने इस हाल में छोड़ दिया जिनके लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। कंचन जी ने सिर झुका लिया। अभिषेक ने गाड़ी का दरवाजा खोला और आदरपूर्वक कहा, आप लोग मेरे साथ चलिए। रामानंद जी बोले, अरे बेटा, ऐसे कैसे हम तुम्हारे साथ जा सकते हैं? जब हमारी अपनी ही औलाद ने हमें अपने पास नहीं रखा तो हम आप पर बोझ कैसे बन सकते हैं? अभिषेक ने उनका हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से कहा, बाबूजी, आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आपकी बदौलत ही तो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मैं कभी एक पल के लिए भी आप लोगों को नहीं भूल पाया। अगर आप मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो शायद आज भी मैं वहीं भीख मांगता रहा होता। आपके मुझ पे बहुत एहसान है। अब से आप मेरे माता पिता ही। अभिषेक अपने आलीशान बंगले में उन्हें ले आया। वहाँ उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखा जाने लगा। उनके लिए अलग कमरा, हर सुविधा, आदर और सम्मान जो उनके सगे बेटों ने नहीं दिया वो अभिषेक से दिया। एक दिन जब वे आराम से बैठे थे, अभिषेक उनके पास आया, उनके पैरों के पास बैठ गया। अभिषेक ने कहा, बाबा, अगर उस दिन आपने मुझे भीख मांगने से न रोका होता तो शायद मैं आज भी उसी सड़क पे होता। आपने मुझे आत्मसम्मान से जीना सिखाया और आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। और फिर रामानंद जी और कंचन जी को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह से उन्होंने 500 से अपनी पानी पूरी के ठेले की शुरुआत करके अपने बिजनेस को ईमानदारी और दिन रात की मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया और आज अभिषेक फूड्स के नाम से उनका बिजनेस पूरे शहर में प्रसिद्ध हो चुका है। रामानंद जी और कंचन जी की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि संतोष और स्नेह के थे। वहीं दूसरी ओर का बिजनेस डूब चुका था। बाजार में मंदी आई, गलत निवेश किया और धीरे धीरे कर्ज में डूब गए। एक दिन बैंक ने उनका घर तक नीलाम कर दिया। अमर ने हाथ सिर पैर रखते हुए कहा, अब कहाँ जाएंगे? हमने अपने माता पिता को ठुकरा दिया। शायद यह उसी का फल है। अब इसी शहर की गलियों में भटक रहा था जहाँ कभी वे ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। आज उनके पास पैसे नहीं थे, रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया था। अब उसे समझ आ रहा था कि उसने अपने माता पिता के साथ कितना गलत किया था। वहीं दूसरी ओर समर का भी पूरा बिजनेस डूब चुका था। इतने बड़े नुकसान को वह झेल नहीं पाया और शराब पीने लगा। धीरे धीरे शराब की लत से वो अपने बीवी बच्चों से भी दूर होता चला गया। उसकी बीवी उसे छोड़कर मायके में रहने लगी और वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। शायद उसके कर्मों में यही लिखा था कि आज उसकी ऐसी हालत हो गई थी। एक दिन भूखे प्यासे हुए एक बड़ी बिल्डिंग के सामने पहुंचे। बोर्ड में लिखा था अभिषेक फूड्स मुख्य कार्यालय। वे अंदर गए और रिसेप्शनिस्ट से बोले, हमें आपके मालिक से मिलना है। अभिषेक जी से थोड़ी देर बाद अभिषेक बाहर आया। उसने अपने पूर्वजों को तरह देखे गए इन दोनों लोगों को पहचान लिया। चेहरे पे कोई क्रोध नहीं था, बस एक शांत मुस्कान थी।
अभिषेक ने संयमित स्वर में कहा, कैसे आना हुआ? अमर और समर ने शर्म से सिर झुका लिया। अमर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अभिषेक, हमने अपने माता पिता के साथ बहुत गलत किया। अब हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है। हम कर्ज में डूब चुके हैं। कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। क्या तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो? अभिषेक ने एक पल सोचा, फिर हल्के से मुस्कुराया और बोला, मदद मैं कर सकता हूँ, लेकिन सवाल है, क्या तुम इसके हकदार हो? दोनों भाई चुप हो गए। उन्हें जवाब नहीं सूझा। अभिषेक ने गार्ड को इशारा किया और कहा, इन्हें बाहर छोड़ दो। यही वही लोग हैं जिन्होंने अपने माता पिता को ठुकरा दिया था। अब इन्हें भी पता चले कि जब अपने ही मुंह मोड़ ले तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। अमर और समर की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामानंद जी और कंचन जी ने अपनी आंखों के सामने इंसाफ होते देखा। उनके चेहरे पर संतोष था। रामानंद जी बोले, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। वक्त सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। अभिषेक ने उसकी ओर देखा और सम्मानपूर्वक उनके चरणों में बैठ गया। अभिषेक ने कहा, अब बस आप दोनों आराम से रहिए। आपकी जगह यहाँ है, मेरे दिल में, मेरे घर में। इस कहानी ने सिखाया कि दुनिया में एक कर्म का पहिया घूमता रहता है। जो माता पिता का अपमान करता है वो खुद भी एक दिन उसी अपमान के शिकार बनता है, और जो दूसरों की मदद करता है उसे भगवान भी सहारा देता है। समय का चक्र जब घूमता है तो हर किसी को उनके कर्मों का फल अवश्य देता है। रामानंद जी और कंचन जी के बेटों अमर और समर ने जब अपने माता पिता को ठुकराया तो उन्हें लगा था कि वे जीवन भर ऐशो आराम से रहेंगे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। माता पिता की बद्दुआओं और उनके साथ किए अन्याय ने धीरे धीरे उनकी जिंदगी में अंधेरा फैला दिए थे। वे जिन पैसों को अपना सहारा समझ रहे थे वे गलत फैसलों और स्वार्थ की आग में जलकर राख हो गए। उनका बिजनेस डूब गया, रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया और वे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। दूसरी ओर अभिषेक, जो कभी सड़कों पर भीख मांगता था, अपने कठिन परिश्रम और अच्छे संस्कारों की वजह से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। उसने अपने कर्मों से दिखा दिया कि असली पूंजी आत्मसम्मान, मेहनत और दूसरों की मदद करने की भावना होती है। अत्यंत वही अभिषेक जिसे एक समय रामानंद जी ने राह दिखाई थी, उसका असली बेटा साबित हुआ और उनका सहारा बना। यह न्याय ही था कि जिन बेटों ने अपने माता पिता का साथ छोड़ा वे खुद अकेले रह गए, और जो अनाथ था उन्हें उनके माता पिता की ममता और सम्मान दिया। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि जीवन में धन दौलत से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रेम, सम्मान और कर्तव्य होते हैं। माता पिता के त्याग और बलिदान को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही संतान के जीवन संवरता है। जो संतान अपनी माता पिता की उपेक्षा करती है, उनका स्वार्थ में अंधी होकर उन्हें अकेला छोड़ देती है, वो कभी सुखी नहीं रह सकती। अमर और समर ने यही गलती की और अंत उन्हें इसका दंड भी मिला। दूसरी ओर अभिषेक की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी आत्मसम्मान बनाए रखना और मेहनत से आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। उसने केवल 500 की मदद से खुद को बदला और अपनी ईमानदारी और लगन से 1 करोड़पति व्यवसायी बना। इस कहानी से यह भी समझ में आता है कि खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि सच्चा रिश्ता वो होता है जो आदर और प्रेम पर आधारित होता है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है वो खुद भी सफल होता है और समाज में सम्मान पाता है। अतः जीवन में कर्म में सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।